अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। लंबी दाढ़ी, सलवार कुर्ता, कंधे पर रॉकेट लॉन्चर और दिमाग में जहर, ये तालिबान की ट्रेनिंग है। भला इसे कौन कैसे बदल सकता है और क्या ऐसी जहरीली सोच को 21वीं सदी में दुनिया कबूल कर सकती है? इन्हीं सवालों के साथ होगी आज की अड़ी। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है। मुल्ला बरादर की पूरी बिरादरी सड़कों पर खूंखार और भूखे शेर की तरह घूम रही है, जिन्हें कई देशों ने आतंकवादी संगठन का दर्जा दे रखा है। उनके पास एडवांस्ड हथियार हैं। आते कहां से हैं? पैसों के दम पर हथियार लाते हैं। पैसों का जरिया क्या है? कैसे एक संगठन जिसकी जाहिलियत से सब वाकिफ हैं, उन्हें दुनिया मान्यता देने लगी है? आखिर ऐसा भी क्या है जो चीन और पाकिस्तान तालिबान की शरण में नजर आ रहे हैं? आज हर खबर की करेंगे पड़ताल, दिखाएंगे तालिबान का पूरा जाल। लेकिन सबसे पहले खूंखार तालिबान लड़ाकों को लेकर अभी इस वक्त की यह अहम खबर। काबुल में तालिबान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन। अफगानिस्तान का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे लोग। विरोध प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी हुए शामिल। तालिबानी झंडे को उतारकर अफगानी झंडा लहराया। हालांकि इसी तरह की कोशिश की कीमत जलालाबाद में 3 लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी, जहां अफगानिस्तान का झंडा लहराने गए लोगों को तालिबान ने गोलियों से भून दिया था। और यहां ये एक दिन की कहानी नहीं है, लेकिन दाद देनी होगी इन लोगों की, और खास तौर से महिलाओं की, जो सड़क पर हैं तालिबान के इस राज के खिलाफ। सुनिए इनकी आवाज। बेशक आपको इसका शाब्दिक अर्थ ना समझ में आए, लेकिन भावार्थ, भाव जरूर समझ में आएगा। ये हिम्मत है। ये आम अफगानी इस बार हिम्मत कर कर सड़कों पर उतरा हुआ है। हालांकि कई जगहों पर उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। लेकिन अगर आपको हिम्मत के साथ हिमाकत देखनी है, तालिबान की हिमाकत, वो हिमाकत जो लगातार दिखाता चला आ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसको बदला हुआ तालिबान तस्वुर करने के लिए तैयार हैं, उनको यह हकीकत जरूर देख लेना चाहिए। तालिबान पर भरोसा सबसे बड़ी भूल। यह हम नहीं कह रहे, हम नहीं कहेंगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हम उसकी जुबानी आपको सुनवाएंगे जो सिर्फ देखकर आप समझ जाएंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं। और अगर इन परिस्थितियों में भी आप ये तस्लीम करने के लिए तैयार हैं कि तालिबान बदल गया है, अगर आपके तसव्वुर में वाकई वो बदल गए हैं, तो फैसला कीजिएगा। लेकिन पहले ये देख लीजिए, पहले ये देख लीजिए कि तालिबान के राज में वहां क्या हो रहा है। इन तस्वीरों में देख लीजिए, इस तस्वीर को देख लीजिए। लूटपाट, कत्लेआम, सरेआम। जाती हुई गाड़ी को रोका गया, उस पर आरोप लगाए गए, आरोप के साथ साथ सजा सुना दी गई, उसे गाड़ी से बाहर खींचा गया, पहले उसका तमाशा बनाया गया, उसको माइक दिया गया, जिसमें वो लगातार ये फरियाद भी करता रहा कि वो बेगुनाह है। लेकिन ये तो पहले तय हो चुका था कि वो गुनहगार है और उसकी सजा भी तजवीज हो गई थी, लिहाजा उसे इतने दर्दनाक तरीके से मारा गया, सिर्फ एक को नहीं। और तब जब उसको गाड़ी में बैठकर भागने भी दिया गया और फिर उसको शूट कर दिया गया, और यहां 4-5 लोग एक साथ मौत के घाट उतार दिए गए। ये किसी एक शहर की दास्तान नहीं है, ये तालिबान के राज में जहां भी वो काबिज हैं, कहीं से भी इस तरह की तस्वीर आ सकती है और कभी भी आ सकती है। इधर देखिए, खतरे में अस्मत। वहां यह माना जाता है कि असल में तो महिलाएं पुरुष के उपभोग और आनंद के लिए बनाई गई हैं, क्योंकि वो किस थ्योरी पर यकीन करते हैं कि आदम ने जब औरत बनाई तो उसकी पसली से बनाई पुरुष के उपभोग के लिए। उसमें रूह नहीं होती जी, औरत में रूह नहीं होती, इसलिए बेरूह लोगों को तब तक जीने का अधिकार है जब तक वो काम आती रहे पुरुषों के, उनके मुताबिक, उनके तरीके से, वरना फिर ये होता है। और ये
मैं 2 दशक पहले की तस्वीर आपको नहीं दिखा रहा हूं, अभी ताजा तस्वीरें देख रहे हैं आप। बदल गया है तालिबान। आइए और देखते हैं बदलाव, कितना बदलाव आया है। तालिबान ने सरेआम बरसाई हैं गोलियां, तब जब यहां महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं, छोटे बच्चे उनके पास हैं, कलेजे से लगाए, चीखते चिल्लाते, किसी तरह मैं नहीं तो कम से कम मेरा बच्चा बच जाए, इस फरियाद और इस दुआ के साथ वो कैसे भाग रही है सिर पर पैर रखकर। जरा इस महिला को देख लीजिए। एक तो वो बचेगी नहीं, अगर बच गई तो पूरी जिंदगी उसके जहन पर क्या असर पड़ेगा, और ये बच्चा जो इस तरह के माहौल में अगर बच गया तो बड़ा होकर क्या सोचेगा और बनेगा, इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। जहां हर जगह हर चप्पे से इस तरह की तस्वीरें आ रही हो, जहां अफगानिस्तान में कोई कोना इस तरह की तस्वीरों से नहीं छूटा हुआ हो, वहां यह कहा जा रहा है कि इस बार महिलाएं कंधों से कंधा मिलाकर बराबरी के साथ काम करेंगी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी याद दिला रहा हूं आपको। बच्चियों ने हिजाब पहन लिए, और यहां सिर्फ स्कूलों और तालीम वाली जगहों पर ही नहीं, जहां महिलाएं काम कर रही थी, मसलन वहां के स्टार्ड होटल्स, वहां महिलाओं ने आना बंद कर दिया है। पुरुषों ने शेव करना बंद कर दिया है ताकि कुछ तो दाढ़ी बढ़ जाए, और वो पगड़ी बांधना और लगाना भी सीख रहे हैं। इस तरीके से ये प्रोग्रेसिव और मॉडर्न तालिबान आने वाले दिनों में अफगानिस्तान को विकास की सरपट राह पर ले जाना चाहता है। सवाल यह है कि जिस तरह की मानसिकता के साथ तालिबान बना, उदय हुआ और यहां तक पहुंचा, क्या उस मानसिकता को छोड़कर वो कुछ और करना शुरू कर सकता है? क्या वो अपनी आइडेंटिटी डाइल्यूट करके आने वाले दिनों में केवल सरकार के लिए आगे बढ़ सकता है, जब उसको मालूम है कि आइडेंटिटी उसकी रेजेंडेटरी है, उसकी इसी न्यूसेंस वैल्यू की वजह से जहां से भी उसको मदद मिलती है, जहां पर भी वो लूटपाट कर सकता है, जहां भी कुछ लोग ज़कात के नाम पर उस तक पैसे पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी है। क्या ये आइडेंटिटी वो डाइल्यूट करना अफोर्ड कर सकता है? इन तमाम सवालों के साथ हमारे खास मेहमानों का रुख करूंगा मैं। मेजर जनरल के सिन्हा साफ बोलते हैं, आज जो बोलते हैं 4 दिन बाद आपको होता हुआ दिखाई देता है। हमारे साथ इतिहासकार, क्या दिखाया पहले इतिहास ने, आज क्या दिखाई दे रहा है, और क्या वो बहुत ज्यादा अलग होगा? प्रोफेसर कपिल कुमार सीधी सीधी खरी खरी कहते हैं, सुहाए तो अच्छा, ना सुहाए तो और भी अच्छा। और हमारे साथ गुरजीत सिंह जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। खुद को सुएव दिखाने के लिए, खुद को सोफिस्टिकेटेड और चेंज दिखाने के लिए तालिबान ने अब अंग्रेजी बोलने वाले प्रवक्ता भी रख लिए हैं। क्या इससे तालिबान बदल जाएगा? वेद प्रताप वैदिक साहब जो कहते हैं कि आपके पड़ोस में कोई बैठा हुआ हो और वो सकारात्मक तब्दीलियां अगर अपने अंदर लाने की बात भी कर रहा हो तो वेलकम कीजिए। अगर उसकी वैल्यू न्यूसेंस ही है और आप जानते हैं कि न्यूसेंस वैल्यू आपके लिए खतरनाक हो सकती है, और उसके कदम एक तरफ अगर बात में भी सकारात्मक बढ़ते हैं तो बढ़ने दीजिए खुदा के वास्ते, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो और खतरनाक हो जाएगा। सीनियर जर्नलिस्ट जिनका अफगानिस्तान के मामले में बेहद समृद्ध अनुभव, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद आरिफ अब्बासी आपको नजर आ रहे हैं। क्या सोचा जा रहा है वर्ल्ड ओवर? पाकिस्तान क्या सोच रहा है? क्या वाकई खुशी की मिठाइयां बांटना यह लंबा चलता रहेगा, या आज तो कम से कम खुशियां मना ले, कल जब हकीकत सामने आएगी उससे जब रूबरू होंगे तो देखा जाएगा, और हो सकता है हकीकत माकूल हो। क्या हो सकता है क्या नहीं, ये जानने के लिए अपने मेहमानों के पास हम चलेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमने देखा, ये तस्वीरें, पिक्चर्स स्पीक वॉल्यूम्स, एंड दीज आर द वीडियोज एज वेल एज पिक्चर्स। ये आपको बता रहे हैं कि वहां क्या चल रहा है। क्या इसके बाद कोई शक, कोई शुभा रह जाता है? क्या इसके बाद भी ये सोचने के लिए यहां कहीं गुंजाइश बच जाती है क्या कि हां, तालिबान अब बदल रहा है और उसके बदलाव को अब सस्टेनेबल माना चाहिए, और यह मानना चाहिए कि अब लंबे अरसे तक और ग्रेजुअली वो खुद को बदलता ही चला जाएगा? या फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि अभी दुनिया भर से उसको सपोर्ट चाहिए, वेस्टर्न कंट्रीज से भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी ऐसी जगह जहां से उसको एहतराम मिल सकता है, जहां से उसको रिकॉग्निशन मिल सकता है, एक्नॉलेजमेंट मिल सकता है, ये उसके लिए ठीक ही होगा। लिहाजा फिलहाल वो ये दिखा रहा है और इस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। अहम खबर देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत में इजाफा, अमेरिकी सेना के हथियार पर तालिबान का कब्जा। यूएस आर्मी का बायोमेट्रिक डिवाइस तालिबान के हाथ लगा। बायोमेट्रिक डिवाइस में अमेरिकी सेना की खुफिया जानकारी, अमेरिकी फौज की मदद करने वालों का भी पूरा ब्यौरा मौजूद। और ये बहुत अहम खबर, बायोमेट्रिक डिवाइस, अमेरिकी फौज की मदद करने वालों का पूरा ब्यौरा। ताकत के रास्ते चल रहा है तालिबान। ये ताकत जो आपको दिखाई देती है हाथ में रॉकेट लॉन्चर पकड़ने के बाद, ये ताकत जो दिखाई देती है, ईश्वर महान है, जिसकी तर्जुमानी अगर करें हम, अल्लाहू अकबर। ईश्वर महान है, ये करते हुए, ये कहते हुए किसी की
गर्दन उसके शरीर से उतार देने की ये जो ताकत है, ये ताकत आती कहां से है? ये तालिबान तो बहुत दिनों तक, ये तो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। इस बैंड ऑर्गेनाइजेशन के पास जो मेन स्ट्रीम से इतने दिनों तक अलग रहा, कहां से ये जुटाता रहा हथियार और इतनी संपदा इसके पास कहां से आती रही? असल में जब भी इस तरह के लोग कहीं से हथियार लाते हैं तो उसकी 3 वजहें होती हैं। या तो वो लूट कर लाते हैं, और आपको मालूम है कि यहां लूट को माले गनीमत समझा जाता है, या तो खरीद कर लाते हैं। ओपियम बेची जा रही है, दुनिया को नशा दिया जा रहा है। पता नहीं इस्लाम में इसको लेकर क्या कहा गया है, लेकिन यह किया जा रहा है वहां उन लोगों की तरफ से जो शरिया लागू करना चाहते हैं, और लोगों से उनकी सेफ्टी की एवज में जो हफ्ता वसूली कहलाती है उसका एक दूसरा रूप, वहां से पैसे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसको नेक काम मानते हुए इनको मदद देते हैं, ज़कात देते हैं। सबसे पहले लेकिन इसको देख लीजिए, लूटपाट होती कैसे है। लूटपाट कब कब कहां की गई। मेरे मेहमानों को थोड़ा सा और इंतजार करा रहा हूं, सर माफ कीजिएगा, लेकिन ये इंफॉर्मेशन देनी, अपने दर्शकों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान में एडवांस हथियार तालिबान तक पहुंचने का स्रोत अमेरिका ही रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने वहां पूरी अपना जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो झोंका, इसलिए कि वो वहां चाहता था कि एक सरकार इंस्टॉल जो कर रहा है उसको सपोर्ट मिले। लेकिन वही हथियार लूट लिए गए, रेड की गई। रेड करने के बाद अक्सर ये तालिबानी किसी अफगान डिफेंस फोर्स वाले के ड्रेस में या किसी अमेरिका की तरह दिखने वाले अमेरिकी की तरह डिस्गाइज में पहुंचते थे वहां, और जैसे ही वाहन के करीब पहुंचते थे लूट लेते थे। हथियारों का जखीरा, वाहन सब लूट कर ले जाते थे। और कई बार तो इस डिफेंस फोर्स को, जिसने कई जगह यूं ही घुटने टेक दिए, वो अपने भाइयों को यूं भी हथियार भी दे देते थे। तालिबान को ज्यादातर हथियार और युद्ध वाहन रेड करके उपलब्ध हुए हैं। बिल ड्रोगियो कहते हैं, एडिटर हैं द लॉन्ग वॉर जनरल के। इसके अलावा क्या हुआ है? नए इलाके में जाकर तालिबान का पहला काम है सरकारी हेडक्वार्टर जाओ, जेल खोलो, हथियार गोला बारूद लूटो। रॉबर्ट क्रू, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इनके हवाले से खबर मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिकी सेना से आमने सामने की लड़ाई से बचते हैं तालिबान। अफगान सेना के हथियार लूटना ही रणनीति का हिस्सा होता है। यह कौन कह रहा है? एंटोनियो गुस्टोजी, जिनको अफगानिस्तान और तालिबान यूं पता है जैसे हमको आपको अपनी हथेलियां। अब आगे चलिए, मदद कहां से हासिल होती है? 2009 में चीन ने तालिबान को भारी मात्रा में हथियार की सप्लाई की। डिफेंस मैगजीन जेन्स इंटेलिजेंस रिव्यू का यह दावा कहता है चीन अमेरिका से चिढ़ता है, सुपर पावर खुद को साबित करना चाहता है। जहां अमेरिकी मौजूदगी है वहां वो अपनी मौजूदगी स्थापित करना चाहता है, बेशक इसके लिए तालिबान को सपोर्ट क्यों ना करना पड़े। रूस अफगानिस्तान को अस्थिर करना चाहता है, इसके लिए वो महीनों से तालिबानी आतंकियों को हथियार सप्लाई कर रहा है। ये जनरल जॉन निकोलसन कह रहे हैं, अफगानिस्तान में अमेरिकी अफसर। ये वो लोग हैं जो अथॉरिटी हैं, ये यूं ही हेयर एंड से नहीं है। तालिबान के पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI के साथ करीबी संबंध है और वो लगातार एड अबिट कर रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह ने कई बार ये बात कही है, जो अफगानिस्तान के अब कह रहे हैं कि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अशरफ गनी की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान आर्मी और ISI से मिलने वाले हथियार गोला बारूद से तालिबान को खुद युद्ध में सस्टेन करने में मदद मिलती है, ये अशरफ गनी कह चुके हैं, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति। अब सवाल यह है कि अब खरीद पर भी तो निगाह डाल लें। मदद देख ली आपने, लूटपाट देख ली, खरीद भी देख लीजिए। अमेरिका की खराब रिकॉर्ड कीपिंग और भ्रष्टाचार के चलते हथियार तालिबान को बेचे जा रहे हैं। वही जो मैंने आपको कहा, वैसे ही भाइयों को दे दिया या औने पौने में सौदा कर दिया। ड्रेस पहनी, एलिजियंस की शपथ ली, किसके साथ? फोर्सेस के साथ। लेकिन मदद किसकी की? तालिबान की। कुछ पैसे ले लिए एवज में। ईरान के रास्ते भी अमेरिका से आने वाले हथियारों की ब्लैक मार्केटिंग होती है। आप जानते हैं कि हथियारों की ब्लैक मार्केटिंग कुछ यूरोपियन कंट्रीज, ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज और साउथ अमेरिकन कंट्रीज से होती है, और ये ब्लैक मार्केट में पहुंचकर $5,000 में M16 राइफल, $40-50 में अमेरिकी कारतूस, ग्रेनेड लॉन्चर्स के शेल $60 में ले लेते हैं। ये न्यूज वीक अमेरिकी मैगजीन कहती है। इस तरीके से हथियार हासिल किए जाते हैं और इस तरीके से उनको फिर इस्तेमाल करने के लिए ISI ट्रेनिंग दे रही है, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इस्तेमाल कैसे करने। और इनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार जो मिला है चीन की तरफ से, वो भी बता दूं, HN-56 मैन पैड्स। इसमें क्या होता है? लॉन्चर से निकलता है रॉकेट, और वो किसी मिसाइल की तरह जो एयरक्राफ्ट से निकलने वाली हीट होती है उसको भांपता है और जाके सीधे हिट करता है। मारो और भूल जाओ की नीति पर काम करती है। चीन का हथियार है और बहुतायत में है अफगानी लड़ाकों के पास, जो तालिबान कहते हैं खुद को। अब मैं इसको समझने के लिए जाऊंगा। सबसे पहले जनरल सिन्हा, मैंने दो चीजें इसलिए दिखाई हैं कि तालिबान को नेक समझते हुए जो लोग चल रहे हैं वो कितना डेडली हो सकता है, इसका अंदाजा है क्या उनको?
गौतम जी, अंदाजा है, आप आंख बंद कर लीजिए और देखिए कि कबूतर की तरह, और कहें कि सामने कुछ खड़ा नहीं है। सब जानते हैं कि क्या होने वाला है। और देखिए, जो आप कह रहे हैं, जो पस मंजर दिखाई देती है, वो तो अभी टेलर है। जब हम बारूद के ढेर के ऊपर बैठने वाले हैं, पूरी दुनिया बैठेगी, और जब हो जाएगा बहुत देर होगी। आप इसको रोक नहीं पाएंगे। यदि कैलफेट की लड़ाई को आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये पहला कदम है जिसके ऊपर में वही लोग लगे हैं जिन्होंने इस दानव को खड़ा किया। आपने बहुत बड़े बयान दिए हैं जिसमें आपने बताया 1994 में तालिबान का जब गठन हुआ तो फ्रंटलाइन स्टेट वही पाकिस्तान, वही अमेरिका, और किसके अगेंस्ट में खड़ा किया, आज वही उसको हराने के लिए खड़ा है। जब आपने उसको तोड़ दिया, उसकी विघटन कर दी, और वो आज आपको ये नीचा दिखाने के लिए, और सही है, यदि मैं भी रशिया का चाहता तो मैं भी यही करता। लेकिन सर, कई बार ये कहा जाता है, ये इसमें कितना सच है? हालांकि अब तक ये जो तस्वीरें ये कुछ और गवाही दे रही हैं, लेकिन क्योंकि वेद प्रताप वैदिक इसके मामले में दूसरी राय रखते हैं, उनके पास मैं जाता हूं। वेद प्रताप वैदिक साहब, मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी ने किसी एक संदर्भ में कहा था कि हर साधु का एक इतिहास होता है और हर शैतान का एक भविष्य, लेकिन किसी भी सूरत में वो तालिबान पर लागू हो सकता है क्या? देखिए, तालिबान से मेरा लगातार संपर्क रहा है। काबुल में भी तालिबान नेता मुझसे मिलते रहे हैं, न्यूयॉर्क में भी मिलते रहे हैं, लंदन में भी मिलते रहे हैं, और पाकिस्तान में भी मिलते रहे हैं। उस समय के तालिबान और अब के तालिबान में मुझे ज़मीन आसमान का अंतर लगता है। उस समय भी जो तालिबान थे, उनमें कई बहुत संयत सोच वाले लोग थे, लेकिन आज तालिबान के इतने फैक्शंस सारे अफ़गानिस्तान में काम कर रहे हैं अलग अलग, कि उनकी एक राय ये राय है, ये कहना ज़रा मुश्किल है। ये ठीक है कि जो प्रवक्ता हैं तालिबान के अभी, सुहेल सोहेन, वो बात बहुत अच्छी कर रहे हैं कि स्त्रियों को पूरा अधिकार है सरकार में काम करने का। ये कहने के लिए तो ज़बीउल्लाह है पहली बार दुनिया के सामने। खैर, दंडित नहीं, हाँ जी हाँ, दंडित नहीं करेंगे। कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। भारत के हम बहुत आभारी हैं कि उसने $3 बिलियन इन्वेस्ट करके हमारे यहाँ नहरें बनाई, सड़कें बनाई, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए। नहीं सर, लेकिन एक बात है वैदिक सर, ये आपने कई बार ये बातें हमारे सामने कही, लेकिन मेरे को इसमें एक बात कपिल जी से समझनी है। कपिल जी, क्या सत्ता इतनी बड़ी चीज हो सकती है कि वो डायनेमिक्स को एकदम बदल दे और तालिबान एकदम बदल जाए? ऐसा है भाई साहब, ये जो मजाक की बातें कर रहे हैं ना वेद प्रकाश जी, वैदिक जी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, लेकिन ये हमेशा उल्टा चलते हैं। और जो ये कह रहे हैं ना कि तालिबान के टच में रहे हैं, काबुल में रहे हैं और अब भी रहे हैं, तो भाई साहब तालिबान की एम्बेसी क्यों नहीं खोल लेते ये अपने घर के अंदर? इनकी आंखें क्या गांधी जी के बंदरों की आंखें हो गई हैं जो देखेंगे नहीं? इनके कान क्या गांधी जी के बंदर के? आप बेवकूफी की बातें मत करिए। आप क्या बोल रहे हैं इस चैनल पे बैठ के? ऊपर आप दुनिया के सबसे बड़ा जो टॉर्चर करने वाला आतंकवादी है, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं बैठ करके। आप उसकी तारीफ कर रहे हैं सर, जो तालिबान की तारीफें कर रहे हैं यहाँ पे आकर के। और वेद प्रताप सर, एक सेकंड मुझे मौका दीजिए कपिल सर से बात करने के लिए। कपिल सर, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी जो राय है वो व्यक्त कीजिए, लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप वेद प्रताप वैदिक जी को गलत कहें। आप अपनी राय रखिए सर सामने। मैंने आपसे पूछा कि तालिबान से बदलाव की उम्मीद कितने अंश में की जा सकती है? साहब, बदलाव होता है इंसानों के अंदर, वहशियों के अंदर, हैवानों के अंदर नहीं होता। और एक छोटा सा कल का एग्जांपल आपको देके बताता हूं। ये जो तालिबानी आए थे ना वहां पार्क के अंदर, अम्यूजमेंट पार्क में, आप ये देखिए कैसे बच्चों की तरीके से ये खेल रहे थे, घोड़ों पे चढ़ के घूम रहे थे, क्योंकि इन्होंने कभी जिंदगी के अंदर वो चीज देखी ही नहीं। इनको तो जब 3 साल के थे तो बंदूक पकड़ा दी गई। और जो तालिबान की मानसिकता है उसने एकदम अम्यूजमेंट पार्क को जलवा दिया कि हमको ऐसे मानसिकता के लोग नहीं चाहिए, हमको वही चाहिए जो पिस्तौल लेकर के चलाने वाले हो। और जो ये कहा जा रहा है कि तालिबान बदल रही है, आप खुद दिखा रहे हैं अपने चैनल के ऊपर के तालिबान क्या कर रहा है, स्त्रियों के साथ क्या कर रहा है, गाड़ियों से उतर। और आप देखिए ये जो गुनाह अमेरिका ने किया है ना,
कोई भी फौज जो लौटती है, हारी हुई फौज भी जो है अपने म्यूनिशन डंप को उड़ा देती है, जला देती है। ये अमेरिका ने अपने सेफ एस्केप के लिए इन वेशियों से उनको ये रिश्वत दी है कि तुमको हम इतने लाख रुपए, इतने करोड़ों रुपए के तुम्हारे लिए हम ये छोड़ के जा रहे हैं, और आप ये समझते हैं वो इनके हाथ में लगने के बाद में आप देखिए अभी ईरान का क्या हाल होगा। आप देखिए अभी हिंदुस्तान के अंदर जो अभी तक आतंकी आते हैं कश्मीर से, अब वो राजस्थान से आएंगे, वो पंजाब से आएंगे, वो गुजरात से आएंगे, और तब देखूंगा मैं। आपने एक चीज नोट की, कितने लोग हिंदुस्तान में हैं जो हिंदुस्तान के अंदर बात बात के ऊपर ह्यूमन राइट्स की बात पे उछल पड़ते हैं, अपने आप को डरा हुआ लोग बताते हैं। उनमें से एक स्कॉलर ने इस वहशियत के ऊपर बात की, तालिबान की। बड़ी बड़ी फेमिनिस्ट मौजूद है, इन्होंने किसी ने उस वहशियत के ऊपर बात की कि औरतों के साथ क्या हो रहा है वहां पे। कपिल सर, ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही है। जो दिख रहा है वो एकदम अगेंस्ट है, जो दिख रहा है वो कहीं से इस बात की गवाही नहीं देता कि तालिबान बदला है या बदल सकता है। वेद प्रताप वैदिक जी, क्या आपकी बातें ज्यादातर उम्मीद पर कायम है? ये मैं आपसे समझूं उससे पहले गुरजीत जी के पास जाना चाहता हूं। गुरजीत सर, अब डिप्लोमेटिक तकाजा क्या कहता है? अगर एक, मैं कहता हूं, बंदर के हाथ में भी उस तरह है तो आपको फिर उसको उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि उसके पास ताकत है, या आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं ये है तो आखिरकार बंदर ही? धन्यवाद। अमेरिका जहां भी जाता है पीछे एक विनाश छोड़ के जाता है। हमने सोमालिया देखा, इराक देखा, लीबिया देखा, ये सब जगह जो माहौल है, मेरे को तो लगता है अफगानिस्तान उसी माहौल में जा रहा है। यहां पर कोई एक शक्ति नहीं होगी जो पूरा देश संभाल सकेगी। मेरे को जो लग रहा है कि इस बारी जो कई शक्तियां हैं, एक वॉरलॉर्ड्स हैं, एक जो आपकी लोकतांत्रिक शक्तियां, आपने कुछ तस्वीरें दिखाई, मेरे को लगता है वो अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। अब जो हम समझते थे कि जो अफगानिस्तान की फौज गायब हो गई, वो लड़ी नहीं, लेकिन वो फौज किसके लिए लड़ती? लेकिन जो 20 साल से अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक में निवेश किया गया है, वो लोग अपनी आवाज उठाएं। उनकी जो महिलाएं हैं, जो उनके लोग हैं, वो बोले। आवाज उठा के क्या करें? सड़कों पे निकले और भून दिए जाए? आप बताएं, आपने खुद तस्वीरें दिखाई हैं। नहीं, वो कर रहे हैं, वो उनकी हिम्मत की दाद देता हूं, लेकिन सर इस समय ये एक तरीके से सुसाइड है सर। दूसरी बात मैं एक चीज और समझना चाहता हूं सर, मैं क्योंकि डिप्लोमेटिक, मैं सर आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू। 100 साल तक दुनिया अफगानिस्तान नहीं चला सकती। ठीक है सर, मैं एक बात ये जानना चाहता हूं, जैसे कुछ मुल्क कूद कर गुरजीत सर, आवाज आ रही है आपको? भारत के लिए वो ठीक नहीं हुआ है, लेकिन इस समय सिर्फ हम बैठ के देखें क्या हो रहा है, यही। गुरजीत सर को आवाज नहीं जा रही है शायद मेरी, प्लीज इंश्योर करें कि उन तक आवाज जाए। मैं तब तक घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मोहम्मद आसिफ के पास जाना चाहता हूं, हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। जनरल सिन्हा, मैं उसके फौरन बाद आपके पास लौट रहा हूं प्लीज। लेकिन मोहम्मद आरिफ अब्बासी, मैं जरा ये बात समझना चाहता हूं, दुनिया इसको किस तरीके से देखेगी? ये डिपेंड करेगा कि उसकी सहूलियत क्या है, और सहूलियत के चक्कर में एक दिन आग उस तक भी पहुंचेगी, क्या ये बात उसको मालूम नहीं है, या सुविधा से इस बात को भी इग्नोर किया जाता है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, हम एक पाकिस्तानी की हैसियत से, और पाकिस्तान चूँकि अफगानिस्तान का पड़ोसी भी है और हमारे बहुत सारे साथ रिश्ते हैं, हम समझते हैं कि अफगानिस्तान में पिछले 20 साल से पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजिकली और पूरी ताकत लगा दी, लेकिन तालिबान को वो नहीं ख़त्म कर सके। तालिबान एक ज़मीनी हक़ाइक़ है। अब इन ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक दुनिया को फैसले करने हैं। तालिबान ने अपनी जंग लड़ी 20 साल का सदर-ओ-समानी के आलम में, और वो जंग जीती। उन्होंने पिछले 40 साल में 2 सुपर ताकत को, पहले रशिया को शिकस्त दी, अब दुनिया की तमाम सुपर ताकतें इकट्ठी लड़ी, और उन्होंने आरिफ जी ये बात ये हम लगातार सुन रहे हैं। मैं एक बात समझना चाहता हूं, पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता रहा है, ये वैसा ही सच है कि इसको कितना भी कोई छुपाए ये दुनिया के सामने है। अब मैं एक बात समझना चाहता हूं कि वो तालिबान जो डूरंड लाइन नहीं मानता,
आपको ये दोधारी तलवार की दूसरी धार भी झेलनी पड़ सकती है, ये एहसास है क्या? नहीं, मेरी बात सुने, पाकिस्तान का मौकफ क्या है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में कभी मुदाखलत नहीं करेगा, ना अपने अंदरूनी मामलात में चाहेगा कि अफगानिस्तान की सरजमीन से। मिलिट्री स्कूल में किसका हमला हुआ था सर? बच्चे मारे गए थे जहां? नहीं, मेरी बात सुन लेना, उनका कर्ज हुकूमत क्या होगा, उनका निज़ाम हुकूमत क्या होगा, ये अफगान अवाम का अंदरूनी मसला है, उन्होंने खुद तय करना है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मोहम्मद आरिफ सर, क्या आप सच्चाई देखना नहीं चाहते, या ये असल में दुनिया जो देख रही है वो गलत है? मैं ये आपसे समझूंगा आगे, लेकिन एक अहम खबर बता दूं आपको। काबुल एयरपोर्ट में पिछले 5 दिन से कत्लेआम। एयरपोर्ट पर अब तक 40 लोगों ने गंवाई जान। फायरिंग और झड़प के दौरान लोगों की मौत। औरतों बच्चों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग की गई तालिबान की तरफ से। एयरपोर्ट से दूर रहने की चेतावनी दी गई। एयरपोर्ट से लोगों को खदेड़ा जा रहा है। वो लोग जो बेचारे अपनी जान की हिफाजत चाहते हैं, किसी तरह निकलना चाहते हैं, उनके बीच में जाकर गोलियां चलाई गई। कई बार हवाई फायर किए गए उनको दहशत में डालने के लिए, और जब इससे बात नहीं बनी, क्योंकि लोग खौफजदा, उनको मालूम है कि यहाँ रह गए तो बचेंगे नहीं, वो फिर भी जब आगे गए तो उनके ऊपर गोलियां चला दी गई। 40 मासूम जाने उसमें चली गई। वो लोग जो सोच रहे थे कि अब धीरे धीरे अफगानिस्तान बेहतरी के रास्ते पर जा रहा है, उनको एक बार फिर से ये लग गया कि ये बैक टू स्क्वायर वन नहीं, उससे भी पीछे वाली स्थिति बन गई है। मेजर जनरल सिन्हा के पास मैं जाऊं उससे पहले ये मैं आपसे आप सबसे भी ये जानना चाहता हूं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कि क्या किसी को भी ये लगता है कि ये चेंज हो सकता है और ये सस्टेनेबल होगा? जनरल सिन्हा, ये असल में मैं इसलिए भी जानना चाहता हूं कि क्या एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही गई अभी हमारे साथ गुरजीत जी हैं उनकी तरफ से, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिसकी कमांड रेस्ट ऑफ द लॉट फॉलो करे। ऐसे में क्या एनार्की होनी ही होनी है और उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता? देखिए गौतम जी, बहुत डिफाइनिंग मोमेंट है, और जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जैसे हथियार आप डाल दे रहे हैं, पूरा विश्व लगता है हथियार डाल दिया। और कौन? वो 60,000 वो तालिबानी जहादियों के बीच में आप जा करके ये कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, और वैदिक साहब कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, दोस्ती कर लो। अरे इससे अच्छा था तो अब मर जाइए। मान सिंह था जिसने हथियार नहीं डाले, 200 साल राज किया था ये ब्रिटिशर्स ने। अब मैं आपको बताता हूं, यदि नहीं करेंगे आप तो वही इतिहास दोहराएगा। ये तालिबानी सारे किसी रूप में क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं, ऐसे प्रोफेशनल आर्मी होती है। कपिल कुमार शाही कह रहे थे, ऐसे हथियारों को लुटाया जाता है, ऐसे लड़ाइयां होती हैं, ऐसे प्रोफेशनल आर्मी होते हैं। मैं आपको कहता हूं, आप पीस इन्फोर्समेंट क्यों नहीं करते? पीस इन्फोर्समेंट यूएन का हिस्सा है। नहीं तो आप किसको गलत कह रहे हैं जनरल सिन्हा? आप किसको गलत कह रहे हैं? आप तालिबान को गलत कह रहे हैं या आप अमेरिका को गलत कह रहे हैं? सवाल यह भी है। दोनों को। अमेरिका पूरा हाथ लिफ्ट है, हारा हुआ खिलाड़ी भागते समय 2018 से उसने किया है, और ये जो फ्रंट लाइन स्टेट था पाकिस्तान, उसी के द्वारा किया गया। अगर उसने जानबूझकर किया है तो वो हारा हुआ कैसे हो सकता है? फिर तो उसने कोई चाल चली है। वो फॉर द टाइम बीइंग उसने 2 कदम पीछे लिए। ये जो हथियार वाली बात आप कह रहे हैं, ये बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में जब यहां पर हजारा पश्तून के बीच में, उज़्बेक ताजिक के बीच में जब यहां छिड़ जाए तो हथियारों को बेचा भी जाए। फिर जो बेचते हैं वो इससे कमाएंगे भी। देखिए गौतम जी, 32.5 मिलियन लोग रहते हैं अफगानिस्तान में, 14.2 मिलियन ख्वातीन हैं। उसका आप सोहा नहीं चढ़ा सकते। उनको नोच रहे हैं ये लोग, 72 हुरों की बार करने वाले। अब वैदिक साहब को सर से डूब मरना चाहिए कि ऐसे तालिबान, जब हमारे फौजी मरते हैं तो हाफिज सईद से गला मिलते हैं और बोलते हैं कि हम बड़े गांधीवादी नेता हैं। ऐसे मुझे सुभाष चंद्र बोस चाहिए सर। ऐसे लोगों को भी आप बुलाते हैं। नहीं सर, गौतम जी, यदि आप सर आप मेरे सम्मानित मेहमान हैं। अगर आपकी शान में कोई गुस्ताखी होगी तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, और वैदिक साहब भी मेरे सम्मानित मेहमान हैं, तो उनकी बातों से आप उलट सोच सकते हैं सर, लेकिन उसमें एक मर्यादा प्लीज रखिएगा सर। आप सब लोग मेरे लिए सम्मानित हैं। मैं कपिल साहब के पास जाना चाहता हूं। कपिल सर, वो कहता है सर ठीक है जनरल सिन्हा, ठीक है, प्लीज काम डाउन सर। मैं कपिल जी के पास जाना चाहता हूं। कपिल सर, अब ये बात मुझे समझाइए कि क्या विश्व इस खतरे से आगाह नहीं है क्या? वैदिक सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, प्लीज। दिनेश जी, स्थिति ये है
कि अफगानिस्तान को फिर वहीं पे ला दिया गया है जो 2001 से पहले था। आप देखिए ना कि नॉर्थ में पंशेर वैली में अलायंस बन गया है, वो अब तालिबान का विरोध करेगा, तो वो सारे फोर्सेस इकट्ठे होंगे जो तालिबान के विरोधी हैं, तो फिर कैंपेन चलेगा तालिबान के खिलाफ, इधर तालिबान के सपोर्टर लगेंगे, तो अफगानिस्तान की हालत वही बनी रहेगी। लेकिन एक बात याद ध्यान कर लीजिए, जो अमेरिका ने किया है अफगानिस्तान की जनता के साथ में, आज जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, उनके कान खड़े हो जाने चाहिए कि अगर चीन उनके साथ कुछ करता है तो क्या अमेरिका उनके साथ वही करेगा जो अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ किया है। और एक बात मैं यहां पे कहूंगा आपसे कि बहुत सारे हमारे हवाई जहाज जो है यहां से खाली जा रहे हैं लोगों को वहां से लाने के लिए, तो जितने हमारे ये तालिबान के बदलने वाले लोग हैं इस देश के अंदर और जो तालिबान की तारीफें कर रहे हैं और शरीयत लगाना चाहते हैं, जरा उन विमानों में जाकर के एक हफ्ता तालिबान के नीचे बिता के दिखा दे। ठीक है, एक हफ्ता। ठीक है प्रोफेसर कपिल कुमार, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि एक बात सुन लीजिए, नहीं दिनेश जी एक बात सुन लीजिए दिनेश जी प्लीज। मैं डिबेट में आया हूं, आपकी टीवी चैनल पे बहुत बढ़िया डिबेट होती है और कोई झगड़ा नहीं होता, लेकिन अगर हमारे दुश्मनों की और देशद्रोहियों की जिनसे हमें खतरा है उनकी तारीफें कोई आपके चैनल के ऊपर करेगा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर ये मेरे चैनल में जो है उसका जवाब दूंगा, हिम्मत है तो तर्क पे मुझको काटे। व्यक्ति हैं और उनका अपना एक नजरिया है, अपना एक व्यू पॉइंट है सर। जी है, और देश के सम्मानित वो होते हैं जो देश के लिए सोचते हैं। डॉक्टर वैदिक, ये आप देख रहे हैं मेजॉरिटी क्या सोच रही है और उसके पीछे एक सब्सटेंस है, इस वजह से वो सोच रही है। सर आपकी बुनियाद क्या है? उम्मीद ये लोग दोनों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। ये लोग अच्छे पदों पे रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को ठीक से समझेंगे। इन्होंने कहा कि मैं तालिबान से संपर्क करता रहा, इनको शायद पता नहीं है कि हामिद करजई, डॉक्टर अब्दुल्ला, कानूनी, सरदार मोहम्मद दाऊद खान, ज़ाहिर शाह साहब, ये सब मेरे परिवार के सदस्य की तरह रहे हैं और मैंने इनके साथ काबुल में 55 साल पहले समय बिताया है। 50 साल पहले 50 बार काबुल गया हूँ और मैं उन सब लोगों को जानता हूँ नज़दीक से, मैंने बहुत काम किया है। हमारे कई प्रधानमंत्री ने मुझे काबुल भेजा है। कई सुनिए, अरे बड़े छोटे को छोड़ दीजिए, आप बड़े छोटे को छोड़ दीजिए, बात सुनिए, बदतमीजी मत कीजिए, बात सुनिए पूरी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके तालिबान के तलवे चाटें। आपको तालिबान के तलवे चाटने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। हाँ, मैं नहीं तो उसके पीछे सर मैं जनरल सिन्हा को ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके आप तालिबान के तलवे चाटें। सुनिए जनरल सिन्हा सुनिए और कपिल साहब सुनिए, आपको मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि आप तालिबान के तलवे चाटें, ये बिल्कुल नहीं कहा मैंने। मैं बिल्कुल ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपको समझ गलत है, आपको बिल्कुल गलत समझ, आपको बिल्कुल गलत समझ। हमारी हिम्मत है मुझसे कहने की, आपको मेरे बारे में बिल्कुल गलत समझ कहने की। आप बहुत महान है सर एक सेकंड, मैं चाहता हूं डॉक्टर वैदिक, हम लोग आपस में तालिबान पर बात करते हुए आपस में क्यों गुत्थम हो सर? प्लीज शांत हो जाइए, आप सब शांत हो जाइए, मेरी गुजारिश है प्लीज। जनरल सिन्हा क्या दे रहे हैं, क्या थ्योरी दे रहे हैं? नहीं, हाँ वो पॉइंट क्या है वो जल्दी से बताइए, पॉइंट क्या है सर वैदिक सर? हाँ वो सुनिए, आप अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखेंगे और मेरी बात ठीक से सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आप मेरा समर्थन करेंगे। मैं तालिबान से किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। आपको ये गलतफहमी हुई है कि मैं तालिबान के आगे झुकने के लिए कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पिछले दिनों में तालिबान ने जो बयान दिए हैं उन पर ज़रा हम ध्यान करें। एक तो ये कि उन्होंने भारत के खिलाफ जिस तरह के अभियान चला रखे थे, अब उन्होंने वो अभियान सर, ये पूरे बयान हमने सुने हैं सर, लेकिन क्या बयानों के आधार पे वैदिक सर, मेरा सबमिशन ये है कि क्या बयानों के आधार पर उनको बदलाव मान लिया जाएगा? एक अहम खबर बताता हूं और उसके बाद अपने मेहमानों के पास आता हूं। गुरजीत जी और आपके पास अब्बासी साहब आ रहा हूं, लेकिन एक अहम खबर बताने के बाद भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का बड़ा बयान, भारत के खिलाफ साजिश,
तालिबान को पड़ेगी भारी। आतंक के रास्ते पर गए तो बालाकोट जैसा स्ट्राइक होगा। पूर्व विदेश मंत्री ने तालिबान को वक्त देने की भी मुखालफत की है, सुनिए। नटवर सिंह के साथ ये पूरी बातचीत आप देखेंगे TV9 भारतवर्ष पर बहुत जल्द। लेकिन सवाल ये है, एक बार फिर से चलना चाहता हूं मैं अब्बासी साहब के पास। अब्बासी साहब, पाकिस्तान बहुत खुश है और वो अपनी खुशी के इजहार में कहीं कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ रहा, लेकिन हम किस तरह की दुनिया का तसव्वुर करते हैं सर? तालिबान छाप दुनिया? पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन हो, अफगानिस्तान के 4 करोड़ लोगों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का मौका दिया जाए, वहाँ मिनॉरिटीज के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, वहाँ जो नस्ली इम्तियाज न बरता जाए, जो बाकी ये उम्मीद किस बिना पर है आपकी, बताइए? ये जिस जमीन पर आप ये उम्मीद के बीज गाड़ रहे हैं वो बंजर है, आपको मालूम है ना? ये नहीं, मेरी बात सुन लेना आप। मसला क्या, इंडिया का क्या प्रॉब्लम है? इंडिया को 4 बाहर के बाद अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट का जो नुकसान हुआ, हम इंडिया से ये कहना चाहते हैं कि हम फ्री बनने के बजाय ये रिफाइनरी मूवमेंट है, अमन के रास्ते में पार्टनर बने। इससे इंडिया को दावत देते हैं कि जो आने वाला वक्त है अमन का सफर है, इसमें वो पार्टनर बने बजाय फ्री बनने के बजाय, और मुस्तकबिल इस पूरे रीजन का अफगानिस्तान के मतलब आपका कहना यह है कि कुर्सी पर जो बैठ जाए वो शैतान हो या इंसान हो, उसको नमस्ते करो, आपका कहना यह है। गुरजीत सिंह साहब के पास जाता हूं। गुरजीत सिंह साहब, इसमें जो देश बहुत जल्दी से सामने आकर और रिकॉग्नाइज बातें कहनी है, अगर शांति से आप सुन लें। प्लीज। सबसे पहली बात है कि तालिबान को हमें घेर के रखना है और सबसे पहले अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक शक्तियों को हमें समर्थन देना है, जो भारत पहले से करता है। दूसरी बात है, आर्थिक स्थिति अफगानिस्तान की अच्छी नहीं है। अमेरिका चला गया हो, लेकिन अमेरिका और जो डोनर्स हैं $15 बिलियन 4 साल में उन्होंने दिए, हर साल $3 बिलियन उन्होंने देने का वायदा किया। अगर अफगानिस्तान लोकतंत्र बनता रहे, ये अगर बंद हो गया तो अफगानिस्तान की सरकार कैसे चलेगी? तीसरी बात यह है कि अगर तालिबान ने भारत की रेड लाइंस क्रॉस की और हमारे विरुद्ध पाकिस्तान का समर्थन किया, टेररिज्म एक्सपोर्ट की, तो हमें कड़े शब्द नहीं, कड़ी निंदा ही नहीं, हमें एक्शन लेना पड़ेगा अफगानिस्तान में। प्रोफेसर कपिल कुमार, इस लिहाज से क्या कहता है, ऐतिहासिक सबक क्या है हमारे सामने, हमारा कदम क्या होना चाहिए? कंक्लूडिंग रिमार्क। दिनेश जी, हम थोड़ी सी देरी कर गए। जिस समय मैंने कहा था आप ही के चैनल पे कि ये तालिबान आगे मूव कर रहा था और हमारा 3 बिलियन से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है, हमको अपने को उसको बचाने के लिए भारत से ही मिसाइल छोड़ करके इनके मूवमेंट को रोकना चाहिए था। और अब्बासी साहब से मेरा एक सवाल आज आपसे, अब्बासी साहब, कह रहा हूं मैं, मेरे शब्दों को याद रखिएगा। 6 महीने बाद मैं पूछूंगा आपसे कि पाकिस्तान का नाम तालिबानी पाकिस्तान हो गया है या नहीं हो गया है। आप किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? जो ISI टेरर मैन्युफैक्चर करता है। बहुत शुक्रिया, ये बहुत अहम सवाल है अब्बासी साहब, इसको याद रखिएगा, आज की तारीख याद रखिएगा, और खास तौर से मैं इस रिकॉर्डिंग को सेफ रखूंगा और 6 महीने बाद आपसे बात करूंगा। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और वो लोग जो किसी भी तरीके से समर्थन या उम्मीद के साथ अभी आगे बढ़ रहे हैं, उनको ये याद रखना चाहिए, अंगारा अगर किसी भी सूरत में हाथ में ले रहे हैं तो जलाएगा, फफोले पड़ेंगे। आज अड़ी में इतना ही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।